जब भी हम अपनी थाली में रखी रोटी या चावल के कटोरे को देखते हैं ना, तो शायद ही कभी ये सोचते हैं कि ये खाना हमारी थाली तक आखिर पहुंचा कैसे। हाँ, और देखिए मेरा मतलब किसी ग्रोसरी स्टोर या डिलीवरी ऐप से नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि आज से करीब 12,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ना पीढ़ियों तक चलने वाली एक बेहद धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया शुरू की थी। मतलब एक तरह की प्राचीन जेनेटिक इंजीनियरिंग। एकदम सही कहा। तब जाके वो जंगली घास आज के स्वादिष्ट गेहूं और चावल में बदल पाई। और आज की इस गहरी चर्चा में हम मानव इतिहास के इसी सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ही यही है कि हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ये डिकोड किया जाए कि इंसान जो लाखों सालों तक सिर्फ शिकार करता था, वो अचानक से बस्तियां बसाने वाले समाज में कैसे बदल गया। और ये प्लॉट ट्विस्ट वाकई हैरान करने वाला है। मतलब अगर हम इंसान के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी मान लेना, तो करीब 23 घंटे और 55 मिनट तक इंसान ने कभी खेती की ही नहीं। बाप रे, मतलब वो बस लगातार चलता ही रहता था, है ना? बिल्कुल। एक जगह टिक कर रहना या घर बनाना या फसल उगाना, ये सब हमारे इतिहास के आखिरी कुछ मिनटों की कहानी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये चर्चा ना इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे आज के जीवन को समझने की एक बड़ी कुंजी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 20 लाख साल पीछे, पुरा पाषाण काल में। हाँ, जैसे हम पेलियोलिथिक युग भी कहते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त का इंसान एक खाना बदोश था जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि आखिर क्यों? मतलब आप सोच रही हैं कि अगर एक अच्छी जगह मिल गई तो वहीं क्यों नहीं रुक जाते? हाँ ना, अगर एक अच्छी नदी, कुछ फलदार पेड़ और एक सुरक्षित जगह मिल गई है तो बस वहीं रुक जाइए। ये लगातार चलते रहने की क्या मजबूरी थी? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन उस समय का गणित आज से बहुत अलग था। देखिए, आज अगर हमारे घर का राशन खत्म होता है तो हम सुपरमार्केट चले जाते हैं। सही बात है। लेकिन शुरुआती इंसानों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। स्रोत बताते हैं कि अगर 30 या 40 लोगों का एक कबीला किसी एक जगह पर रुक जाए तो सोचिए क्या होगा। वे कुछ ही हफ्तों में उस इलाके के सारे फल, खाने लायक जड़ें और छोटे बड़े जानवरों को खा के खत्म कर देंगे। ओह अच्छा, मतलब प्रकृति इतनी तेजी से खुद को रिचार्ज नहीं कर सकती थी। एकदम। जितनी तेजी से वे उसे कंज्यूम कर रहे थे, प्रकृति उतनी तेजी से भरपाई नहीं कर पाती थी। इसलिए उन्हें घूमना ही पड़ता था। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़े प्राकृतिक मूविंग बुफे की तरह था। मतलब अगर आप एक टेबल पे खड़े हैं और वहां का खाना खत्म हो गया या टेबल ही खिसक गई तो आपको भी अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। क्या सटीक एनोलॉजी दी आपने। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि यह सिर्फ खाने के खत्म होने की बात नहीं थी। और क्या कारण था वगैरह? हाँ बिल्कुल। तो शिकारियों के पास अपने शिकार का पीछा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। जहां जहां हिरनों का झुंड जाएगा, वहां वहां इंसानों का कबीला जाएगा। और मौसम का फैक्टर भी तो रहा होगा ना, क्योंकि हर फल हर मौसम में तो मिलता नहीं है। हाँ, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें मिलती थी और उन्हें याद रखना पड़ता होगा कि वसंत में किस घाटी में फल मिलेंगे और सर्दियों में कहाँ जाना है। मतलब उन्हें मौसम का एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बनना पड़ा। बिल्कुल। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण था पानी। सूखे मौसम में कई मौसमी झीलें और नदियां सूख जाती थी। तब तो पानी की तलाश में उन्हें तुरंत अपना डेरा उठाकर किसी बारहमासी नदी की तरफ निकलना ही पड़ता होगा। हाँ, और देखिए, इसी निरंतर यात्रा के कारण ही शुरुआती इंसानों को प्रकृति और मौसम की इतनी गहरी समझ विकसित हुई जो आगे चलकर खेती का आधार बनी। ये सब सुनकर लगता है कि उनका जीवन बस एक अनथीन थकावट से भरा था। और लेकिन इसी सर्वाइवल की जद्दोजहद ने उन्हें कुछ कमाल की टूल बनाने पर मजबूर भी किया। सही कहा। जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं तो पता चलता है कि मानव इतिहास का 99% हिस्सा तो इसी पुरा पाषाण काल का है। हाँ, 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक। और इस दौरान उन्होंने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से जो औजार बनाए वो किसी स्विस आर्मी नाइफ से कम नहीं थे। बिल्कुल। लकड़ियां और हड्डियां तो समय के साथ गल गई, लेकिन पत्थर के औजार बच गए। और उन पत्थरों को सिर्फ हथियार समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब वो उनकी शुरुआती टेक्नोलॉजी थी। हाँ,
स्रोत बताते हैं कि कुछ पत्थरों का इस्तेमाल मांस या हड्डियां काटने के लिए होता था। कुछ किनारों को इतना पैना किया जाता था कि उनसे पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारी जा सके। और मैंने पढ़ा है कि कुछ औजारों का इस्तेमाल तो जड़ें खोदने और जानवरों की खाल सिलकर कपड़े बनाने तक के लिए किया जाता था। आग की खोज। भारत में कुरनूल की गुफाओं में जो राख के अवशेष मिले हैं वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, इसका मतलब है कि वे आग से सिर्फ डरते नहीं थे, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीख गए थे। बिल्कुल, आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए होता था। मतलब आग ने सिर्फ उन्हें गर्मी ही नहीं दी, बल्कि उनके दिमाग के विकास में भी एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। बिना किसी शक के पके हुए भोजन से शरीर और दिमाग को ज्यादा एनर्जी मिलने लगी और रात के अंधेरे में आग की लपटें कबीले को एक सुरक्षित घेरे में रखती थीं। लेकिन हड्डियों और आग की बात तो समझ आती है, पर लोगों ने रहने के लिए भीमबेटका जैसी गुफाएं ही क्यों चुनी? देखिए, नर्मदा घाटी के पास की ये गुफाएं उन्हें बारिश, चिलचिलाती धूप और तेज हवाओं से प्राकृतिक सुरक्षा देती थी। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ कला के लिए था? मेरा मतलब है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जो रॉक आर्ट मिला है, हाँ, वो बहुत ही सजीव चित्र हैं। और फ्रांस की वो मशहूर गुफाएं भी जिन्हें कुछ स्कूली बच्चों ने खेल-खेल में खोज निकाला था, वहाँ 10 से 20 हजार साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं। बिल्कुल, जहां लौह अयस्क और चारकोल के गहरे रंगों से जानवरों को उकेरा गया है। तो मेरा सवाल ये है कि जब सर्वाइवल इतना मुश्किल था, इंसान पानी और खाने के लिए लगातार भाग रहा था, तो वो गुफा के गहरे अंधेरे में बैठकर पेंटिंग बनाने में अपनी कीमती एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहा था? ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वो कोई आर्ट गैलरी नहीं बना रहे थे। मानव विज्ञानियों का मानना है कि ये चित्र शायद शिकार से पहले के अनुष्ठानों के लिए बनाए जाते थे। अच्छा, मतलब एक तरह की मानसिक तैयारी या कोई रिचुअल, ये सोचकर कि इससे असल शिकार में कामयाबी मिलेगी? हाँ, एक हद तक। ये मानव मस्तिष्क के विकास और उनके आदिम विश्वास तंत्र की शुरुआत का संकेत है। उनका दिमाग अब भूख लगी है खाना ढूंढो वाले बेस लेवल से ऊपर उठ चुका था। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। लेकिन इतिहास का असली टर्निंग पॉइंट तो इसके बाद आता है। इस गहरी चर्चा के स्रोत के अनुसार 12,000 साल पहले दुनिया में भयंकर गर्मी बढ़ने लगी, द ग्रेट क्लाइमेट शिफ्ट। बिल्कुल, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। और अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था। हाँ, इससे तो घास वाले मैदानों का बहुत तेजी से विकास हुआ होगा। एकदम, और घास बढ़ी तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या में एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर। और इसी दौरान मध्य पाषाण युग या मेसोलिथिक एज भी आया ना? हाँ, जहां उन्होंने अपनी टूल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया और माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरू हुआ। हाँ, माइक्रोलिथ मतलब वो बहुत छोटे, नुकीले और धारदार पत्थर के औजार जिनमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। सही कहा, जैसे आरी और हंसिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस समय मछली भी उनके भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई थी। पर एक मिनट रुकिए, जलवायु गर्म हुई, घास बढ़ी, जानवर बढ़े, इससे तो शिकारियों के लिए पार्टी का माहौल हो गया होगा। उन्हें तो और ज्यादा शिकार मिलना शुरू हो गया होगा। फिर वो अचानक से किसान कैसे बन गए? यही तो वो क्षण है जहां इंसान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। जब जानवर बढ़ गए तो इंसानों ने सिर्फ उन्हें मारना बंद ही कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन जानवरों के पीछे चलते चलते उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया। वे देखने लगे कि ये बकरियां क्या खाती हैं, इनके प्रजनन का समय क्या होता है। ओह, तो ये वो आहा मोमेंट था। उनके दिमाग की बत्ती जली होगी कि हम हर रोज इनके पीछे क्यों भागें, क्यों ना इन्हें अपने पास ही रख लें। बिल्कुल, वे प्रकृति को अब सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बल्कि उससे समझ रहे थे। और सिर्फ जानवरों के साथ ही नहीं, पौधों के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। हाँ, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज अब प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। सही कहा। शुरुआत में इंसान सिर्फ इन अनाजों को बटोर कर खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि एक बीज मिट्टी में गिरता है और नया पौधा निकल आता है। और यहीं से बसने की प्रक्रिया यानी डोमेस्टिकेशन शुरू होती है, जिसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में प्राचीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा था। आप इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल कह सकती हैं, क्योंकि इंसान सचमुच प्राकृतिक चयन की दिशा में बदल रहा था। हाँ, वे जानबूझकर उन पौधों के बीजों को बचाकर रखते थे जिनके दाने बड़े होते थे और जिनकी डंठल इतनी मजबूत होती थी कि वह हवा में टूटकर गिर न जाएं। वे सबसे बेहतरीन बीजों को अगली फसल के लिए बचा लेते थे। ये तो लिटरली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को हैक करना हुआ। और जानवरों के मामले में भी तो उन्होंने यही किया होगा ना?
सबसे पहले जंगली कुत्ते के पूर्वज को पालतू बनाया गया था। हाँ, उसके बाद भेड़, बकरी और सूअर को घरों के पास चारा रखकर आकर्षित किया गया। तो ये बसने की प्रक्रिया में लोगों ने बहुत सोच समझ के चुनाव किया। हर जानवर को तो कोई पालतू नहीं बना सकता। एकदम सही। उन्होंने जानबूझकर उन जानवरों को अपने बाड़े में रखा जो स्वभाव से हिंसक नहीं थे, आक्रामक सूअरों को मारकर खा जाते और शांत सूअरों को प्रजनन करने देते। और इसका शारीरिक असर भी हुआ। पीढ़ियों बाद पालतू जानवरों के दांत और सींग जंगली जानवरों की तुलना में बहुत छोटे होने लगे। बहुत खूब कहा। आज हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया का नतीजा है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। हाँ, ये हजारों सालों तक चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया थी। लेकिन जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो एक जगह टिककर रहने की जरूरत भी महसूस हुई होगी। जाहिर है, शिकार में तो आप आज मारते हैं और आज खाते हैं, लेकिन जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो फसल पकने में महीनों लगते हैं। हाँ, आपको उससे पानी देना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है। आप खेती छोड़कर शिकार पर नहीं जा सकते। बिल्कुल। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एक ही जगह रहना जरूरी हो गया था। और जब फसल आ गई तो एक नई चुनौती आई, भंडारण या स्टोरेज। खेती ने इंसान को जरूरत से ज्यादा खाना पैदा करना सिखाया, तो अनाज को सर्दियों के लिए और बीज के लिए बचाना जरूरी था। हाँ, इसलिए मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गईं और जमीन में गड्ढे खोदे गए। और जानवरों का डोमेस्टिकेशन भी तो एक तरह का स्टोरेज ही था ना? बिल्कुल सही। जानवर तो चलते फिरते खाद्य भंडार बन गए। अगर बकरियों का झुंड है तो अगले हफ्ते भी दूध और मांस की गारंटी है। और इसी वजह से इंसान ने स्थायी घर बनाना शुरू किया, जैसे कश्मीर के बुर्ज़होम में मिले गर्तावास इसके कमाल के उदाहरण हैं। हाँ, गर्तावास यानी जमीन के नीचे खोदे गए घर। इनमें बाकायदा सीढ़ियां होती थी। जमीन के नीचे रहने से उन्हें कश्मीर की कड़ाके की ठंड से प्राकृतिक इंसुलेशन मिलता होगा। एकदम। और पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह राख और आग जलाने के निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि वे मौसम के हिसाब से अपनी किचन शिफ्ट करते थे, ठंड में अंदर और मौसम खुला हो तो बाहर। सही कहा। लेकिन अगर हम थोड़ा और एडवांस सेटलमेंट की बात करें तो बलूचिस्तान के पास बोलन दर्रे वाले इलाके में मेहरगढ़ की बस्ती मिली है, करीब 8000 साल पुरानी। हाँ, मेहरगढ़ एक बहुत ही एडवांस प्रोटोटाइप था। वहां गर्तावास नहीं बल्कि जमीन के ऊपर पक्के घर मिले हैं। और ये आयताकार या चौकोर घर होते थे जिनमें 4 या उससे अधिक कमरे होते थे, जो शायद अनाज भंडारण के काम आते होंगे। लेकिन मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे हैरान करने वाली वहां की कब्रें हैं। बिल्कुल, खुदाई में ऐसी कब्रें मिली हैं जहां मृतकों के साथ बकरियों को दफनाया गया था। हाँ, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मृतकों के साथ बकरी दफनाना, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। क्या इससे ये साबित होता है कि इंसान अब मृत्यु के बाद के जीवन की प्लानिंग भी कर रहा था? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब हाँ है। इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखिए। अच्छा, कैसे? जब इंसान शिकार करता था तो उसमें हमेशा सर्वाइवल स्ट्रेस रहता था, लेकिन जब खाना स्टोर होने लगा तो ये स्ट्रेस कम हुआ। मतलब जब पेट भरा होता है तभी दिमाग फुर्सत में सोच पाता है। बिल्कुल। जब कल के नाश्ते की चिंता खत्म हो गई तो इंसान के पास खाली समय बचा और उसी समय में उसने आसमान की तरफ देखा, जीवन और मृत्यु के अर्थ खोजे। और मेहरगढ़ की कब्रें इसी बात का सबूत है कि इंसान ने धर्म, परलोक और दर्शन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ये आत्मा और संस्कृति का जन्म था। एकदम सही। और इसी समय मिट्टी के बर्तनों पर सजावट और सूती कपड़े बुनना भी शुरू हुआ। क्या गजब का सफर है। मतलब आज हमने देखा कि कैसे 20 लाख साल पहले जो इंसान सिर्फ एक भटकता हुआ शिकारी था, उसने अपनी समझ से आग को कंट्रोल किया। हाँ, और जब जलवायु बदली तो उसने मौका देखकर बीजों और जानवरों की जेनेटिक इंजीनियरिंग कर डाली। बिल्कुल। वो गुफाओं के अंधेरे से निकलकर मेहरगढ़ जैसे पक्के घरों तक पहुंच गया। उसने प्रकृति को सहना नहीं बल्कि उसे अपने हिसाब से ढालना सीख लिया। यही इंसानियत की असली कहानी है। हमने दुनिया को अपने अनुकूल बनाया है। और यही बात मुझे आज के दौर के लिए सोचने पर मजबूर करती है। 12,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास के वातावरण, पौधों और जानवरों को अपनी सुविधा के अनुसार डोमेस्टिकेट कर लिया था। एकदम सही बात है। लेकिन इस गहरी चर्चा के अंत में सभी श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तकनीकी युग में क्या हम प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं या फिर हमारी बनाई हुई तकनीक, एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब धीरे धीरे हमारी ही जीवन शैली और आदतों को डोमेस्टिकेट कर रही हैं। क्या हम अब भी शिकारी और किसान हैं या खुद किसी सिस्टम की फसल बन चुके हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।